अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आपके करियर को लेके कि करियर आपका कैसे अपलिफ्ट हो सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पे किन डिसीजंस को आपने रिकंसिडर करना है ताकि आप इस मंथ से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। सिमिलरली हम आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, सिंगल्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपकी हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कहाँ पे रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, कौन से दिन आप लोगों के लिए फेवर में होंगे, मून की पोजीशंस को एनालाइज करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा किन दिनों में आपको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, या आपकी जो मीटिंग्स वगैरह हैं या कुछ भी एक्स वाई जी आप लोगों के इंपॉर्टेंट काम हैं, उन दिनों में आप लोग उसको डिले कर दें ताकि आप लोगों के लिए काम आसानी से होना शुरू हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। और जब तक आपको सितारों के सफ़र से मैसेज ना आए, आप लोगों ने इस चीज़ पे बिलीव नहीं करना कि कौन आपको क्या मून साइन बता रहा है। मून साइन आपको सितारों के सफ़र से मैसेज आएगा कि आपका ये मून साइन है, उसी को आपने, उसी से रिलेटेड आप लोगों ने रीडिंग्स देखनी है। इसके अलावा जो लोग अपनी कुंडली या जायचे का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उनके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग लाइव आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग कमेंट कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, अगर आपका मून साइन और लगना स्पाइसिस है यानी मीन राशि है, यानी कि बुर्ज होत है, तो जो आप लोगों के लिए मून की प्लेसमेंट्स हैं उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली पॉजिटिव डेज और चैलेंजिंग डेज की बात करें तो 8 अप्रैल एंड 21 अप्रैल आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव दूसरे भी रहेंगे लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। इनमें आप लोग मीटिंग्स वगैरह रख सकते हैं, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करा सकते हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों ने करनी है, आप लोगों ने घर के मामला सुलझाने हैं तो वो आप इन दिनों को चुन सकते हैं। लेकिन चैलेंजिंग डेज जो होंगे वो 12 टू 15 अप्रैल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेंगे। यहाँ पे सब्र बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा और इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपके करियर, फाइनेंस, बिजनेस की बात करते हैं। तो करियर के लिए जो 10th हाउस है आपका सजिटेरियस है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन जुपिटर की जो पाँचवीं नज़र है, सातवीं नज़र है और नाइन्थ नज़र है, ये आपको गाइडेंस ज़रूर देगी क्योंकि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। इसके अलावा आप लोग हैं साढ़े साथी के सेकंड फेज में अभी एंटर हुए हैं। एंटर होने से मुराद ये है कि जुपिटर एंटर तो 29 मई 2025 को हुआ था, लेकिन उसने आपको एक ग्रेस पीरियड दे दिया था। 14 जुलाई से लेके 15 दिसंबर तक आपके पास ग्रेस पीरियड था, चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होना शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही दिसंबर क्रॉस किया आप लोगों ने, जनवरी ऑनवर्ड्स अभी तक आप लोग इश्यूज़ में घिरना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे सेकंड जो आपकी साढ़े साथी का जो इम्पैक्ट है वो एक्टिव हो चुका है। इसके अलावा आपकी जो जुपिटर है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपको क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और जो जुपिटर है वो आपके फोर्थ हाउस में है, यानी कि आप लोगों के जमिनाई में बैठा हुआ है। तो ये आपकी घर की लाइफ को भी अभी फ़िलहाल मेंटेन कर रहा है, आपके करियर को भी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि सेवन्थ एस्पेक्ट से ये आपके 10th हाउस को देख रहा है। तो फिलहाल आपको करियर स्मूथ जाते हुए नज़र आएगा। 12th ऑफ जब अप्रैल आएगी तो जुपिटर जो है वो और पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि सैटर्न हर चीज़ ख़राब करने पे तुल चुका है, लेकिन जो जुपिटर है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। चीज़ें टूट रही हैं लेकिन बिखर नहीं रही, तो यहाँ पे जुपिटर जो है वो बिखरने से बचा रहा है। लेकिन जैसे ही जुपिटर जून में ये ट्रांजिट करेगा, आपके फिफ्थ हाउस में जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि चैलेंजिंग पीरियड क्या होता है, साढ़े साथी का सेकंड फेज क्या होता है, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी फ़िलहाल बहुत स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ना है। मार्स और सैटर्न सैटर्न की जो कंजंक्शन है और सन जो इनके साथ कंजंक्ट हुआ हुआ है सैटर्न के साथ, तो ये एक बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशंस बना रहे हैं। लेकिन मार्स की जो चौथी, सातवीं और आठवीं नज़र है, ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस लेके आ रहा है। मार्स फोर्थ एस्पेक्ट से आपके फोर्थ हाउस को देख रहा है, यानी घर की लाइफ को थोड़ा डिसबैलेंस कर रहा है। घर में आपको लड़ाई झगड़े भी देखने को मिल रहे होंगे, माँ के साथ भी देखने को मिलेंगे, सॉरी मिल नहीं रहे होंगे, मिलेंगे 10 अप्रैल के बाद से। इसके अलावा जो सेवन्थ एस्पेक्ट से होगा तो वो आपकी आपकी शादीशुदा जो ज़िंदगी है उसमें चैलेंजेस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल फील होना शुरू होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो मंथ का जो फर्स्ट हाफ होगा इसमें केयरफुल प्लानिंग और कैलकुलेटेड जो स्टेप्स हैं वो बहुत ज़रूरी होंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड था, रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हुआ, तो मरकरी ने आपकी कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ दिखाए होंगे। आपकी प्रेजेंटेशंस हो गई, आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, उनमें भी आपको डिले देखने को मिल रहे होंगे। इसके अलावा फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो सेकंड हाउस जो है वो आपका एरीज़ है और वीनस इसमें ट्रांजिट कर रहा है, तो ये आपके लिए फेवरेबल है। यानी
स्पेकुलेटिव जो आपके डिसीजंस हैं, वो उनमें आप लोगों ने इम्पल्सिवनेस अवॉइड करनी है। लेकिन आपके फ़ायदा आपको मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, आपका पैसा स्टोर भी होगा, लेकिन बदनामियाँ भी मिलेंगी, क्योंकि सेकंड हाउस का जो वीनस होता है वो बदनामियाँ ज़रूर देता है, और आप लोग हैं साढ़े साथी में। तो यहाँ पे आपको अब ख्याल रखना होगा अपने करियर से रिलेटेड, क्योंकि करियर पे आपने कुछ भी गलत काम किया तो वो आपको बदनामी की सूरत में ले जाएगा। यहाँ पे अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि बदनामी मिलेगी तो पैसा कैसे मिलेगा। अगर आप स्मगलर को उठा के देखें तो उसको बदनामियाँ भी बहुत मिलती हैं, पैसा भी बहुत मिलता है। आप अगर कोई गलत काम करते हैं ऑफिस में, जिससे आपको दो पैसे बच रहे हों, तो वो पैसे तो आपको बच जाते हैं, लेकिन आपको बदनामी भी मिलती है। तो इस चीज़ का सिर्फ इतना सा मतलब होता है। इसके अलावा आप लोगों का जो 11th हाउस है, कैप्रिकॉन है, इसका जो लॉर्ड है वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। यानी अब आपकी पर्सनालिटी जो है वो सोशल कनेक्शंस और नेटवर्किंग से फ़ायदा तो उठाएगी, लेकिन इन्हीं सोर्सेज के थ्रू आप लोग बहुत ज़्यादा मेच्योर होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग मेच्योर नहीं हैं वो यहाँ से अब मेच्योरिटी हासिल करेंगे, यानी उनको नेटवर्क्स जो हैं वो सिखाएंगे कि हर नेटवर्क काम का नहीं होता, हर दोस्त दोस्त नहीं होता। तो यहाँ से अब इनको चीज़ें पता चलना शुरू होंगी, तो ये यहाँ पे थोड़े स्टेबल होना शुरू होंगे, मैच्योर होना शुरू होंगे। इसके अलावा 12th हाउस में आप लोगों के राहु बैठा हुआ है, तो फॉरेन जो डीलिंग लोग कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि जुपिटर की जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस में बैठे हुए राहु के ऊपर पड़ती है। तो अब जुपिटर जैसे ही 12th ऑफ अप्रैल को 22 डिग्री तक पहुँचेगा, तो राहु आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगा। तो फ़ॉरेन से रिलेटेड अगर आपका बिज़नेस है, जॉब है, या आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, या आप लोगों के फ़ॉरेन क्लाइंट्स हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट होना शुरू होगा। लेकिन याद रखिएगा, 12th हाउस आपका एक्सपेंसेस का भी घर है, और आप साढ़े साथी के सेकंड फेज़ में भी हैं। तो एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, हालाँकि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन राहु जो है वो यहाँ पे इल्यूजन्स यही क्रिएट करता है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट लग रही होगी वो इन्वेस्टमेंट नहीं, आपका एक्सपेंस होगा। तो हर एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होती और हर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस नहीं होता। इस चीज़ों में आप लोगों ने डिफ़र करना समझना होगा। इसके अलावा डिसीजंस बहुत केयरफुली लेने हैं आप लोगों ने, उनको एग्जीक्यूट बहुत केयरफुली करना है। मंथ के एंड पे जाके 28 से 30 अप्रैल के बीच में आपको क्लैरिटी भी आएगी, और जो आपकी कैलकुलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो आपको ग्रोथ भी प्रोवाइड करना शुरू करेंगी। इसके अलावा लव और रिलेशनशिप्स की बात करें तो 5th हाउस आपका कैंसर है। प्लानिटरी सेटअप्स के हवाले से बात करें तो क्रिएटिव और रोमांटिक एनर्जीज जो हैं वो यहाँ पे अपलिफ्ट हो रही हैं, जब मून के फेजेस यहाँ से गुजरेंगे, इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, आपके शेयर्ड इंटरेस्ट जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगे। मून का जो हैवी फेज होगा आप लोगों के ऊपर वो 12 से 15 अप्रैल एक्सट्रीम में होगा। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा सब्र और क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो आप लोगों ने मेंटेन करना है। 7th हाउस आपका विर्गो है, सैटर्न की डायरेक्ट एस्पेक्ट है विर्गो में। 8th हाउस आपका लिब्रा है, तो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन का टाइम स्टार्ट हो जाता है, और आपके जो पार्टनरशिप्स हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, चाहे वो आपकी लव पार्टनरशिप्स हैं, चाहे वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, यहाँ पे अब आप लोगों के लिए दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों की तलाक़ें भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो बहुत वीक आप लोगों के रिलेशनशिप्स होंगे। जो बहुत स्ट्रॉन्ग बुनियादों पे खड़े हुए होंगे, उनका जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि पाइसेस वालों को बहुत गंदा जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है वो ये चल रहा है कि सन का जो कंजंक्शन है वो सैटर्न के साथ है। तो ये बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन बना के बैठा है आपकी पार्टनरशिप्स में। तो आप लोग ईगोइस्टिक भी हो रहे होंगे और कोल्डनेस का भी शिकार हो रहे होंगे, जो जिसकी वजह डाइवोर्स तक भी जा सकती है या टूट भी सकता है रिलेशनशिप। इस चीज़ पर आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पर्सनल स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील होगी आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों की ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हुई, एम्पैथी से आप लोगों ने इशू को रिजॉल्व करना शुरू किया, तो आपके हक में चीज़ें आ सकती हैं। मंथ के एंड में रिलेशनशिप में इमोशनल डेप्थ और ट्रस्ट जो है वो स्ट्रांग होना शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं, तो 6th हाउस आपका लियो है, यहाँ पे बैठा है केतु। 12th हाउस में बैठा है राहु। तो यहाँ पे इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस आएगा। मार्स और सैटर्न जो हैं वो यहाँ पे आपको फटीग देंगे, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड फिजिकल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। और जो पाइसेस वाला अब अपनी हेल्थ पर काम नहीं करेगा, तो वो आप ये समझ लीजिए कि एक तो इम्यूनिटी उसकी वीक होगी, वक्त से पहले वो बूढ़ा होता हुआ नज़र आएगा, और मून के जब हैवी फेजेस एक्टिव होंगे तो इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होगा। आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू होगी, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 24 घंटे एक्टिव होगा और इनसिक्योरिटीज़ का शिकार रहेगा। इसके अलावा आप लोगों को जो चाहिए वो ये कि आप लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेस कीजिए, मेंटल स्टेबिलिटी यहीं से मिलेगी, और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू होगा। प्रॉपर रेस्ट, हाइड्रेशन,
आपकी लाइट एक्सरसाइजेस, ये मंथ इसके लिए स्ट्रांगली रेकमेंड करता है आपको। तो अब बात कर लेते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस महीने में। तो सबसे पहले चैलेंजेस की बात करें, इमोशनली आप लोग बहुत ओवरवेल्म होना शुरू होंगे और इम्पेशेंस का शिकार होना शुरू होंगे, चाहे वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स हों, लव पार्टनरशिप्स हों। तो यहाँ पे आप लोगों को अब अपना जो सब्र है वो मेंटेन करना होगा। इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस जो हो गए और स्पेकुलेटिव आपके जो डिसीजंस हो गए, वो आप लोगों ने फ़िलहाल अवॉइड करने हैं, उनको एहतियात से आप लोगों ने आगे बढ़ाना है। रिलेशनशिप्स और डोमेस्टिक इश्यूज़ में आप लोगों को डिटैचमेंट देखने को मिल सकती है और आपकी हार्शनेस देखने को मिल सकती है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए। इसके अलावा आपका 10th हाउस भी डैमेज कर रहा है सैटर्न, और सैटर्न किसी को भी नहीं बख्शता, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसने बनाया ही ऐसा है और आपको ये चीज़ समझनी होगी। अगर आप लोगों ने अपनी करियर से रिलेटेड गलत फ़ैसले लिए हुए, उनके ऊपर काम करते रहे, उनको सही नहीं किया हुआ, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये टूटेगा और नए तरीके से रीबिल्ड होगा। तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ। तो जुपिटर की जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको क्रिएटिव, आपकी स्पेकुलेटिव्स और आपके जो करियर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनमें फ़िलहाल सपोर्ट करेगा। यानी करियर एकदम से डाउनफॉल की तरफ नहीं जाएगा, टूटना शुरू होगा, बिखरेगा नहीं। लेकिन जब जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट करेगा आपके 4th हाउस से, तो ये फिर बिखरना शुरू करेगा। तो फिलहाल जब तक जुपिटर है, इस चीज़ों से फ़ायदा उठाइए, चीज़ों को सेट कर लीजिए, चीज़ों को आगे एक ये समझ लीजिए कि आप लोगों ने मरम्मती काम करना है वो कर लीजिए, वरना चीज़ें बिखरना शुरू होंगी तो फिर आप लोगों को और ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि हमारा टाइम सही क्यों नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है, मंथ के एंड में आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मिलेगी और प्रोफेशनल और फाइनेंशियल ग्रोथ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपकी हेल्थ और आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग दूसरी कोई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा कमज़ोर करेंगी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने ऊपर आप लोगों को सेल्फ रिफ्लेक्शन जो जिसको कहते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना है कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, उस हिसाब से अपनी चीज़ों को आगे लेके चलना है। आगे बढ़ते हैं, रेमेडीज़ की बात करते हैं। तो डेली जर्नलिंग कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए, ये स्ट्रेस कंट्रोल करेंगी। हफ्ते में एक दिन किसी गरीब या मज़दूर को खाना खिलाइए और वो खाना खिलाइए जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। इससे मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, लाइफ बैलेंस होना शुरू होगी, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि गरीबों को खाना खिलाओ। इसके अलावा हाइड्रेशन अपनी प्रॉपर रखिए, अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन कीजिए, लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए, इम्पल्सिव डिसीजंस जितने भी हैं अवॉइड कीजिए। कुछ बोलने से पहले थोड़ी देर रुकिए, सोचिए समझिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, तो उसके बाद आप अपने अल्फाजों को अदा कीजिए। अपने जो अल्फाजों का चुनाव है उससे आप गेम चेंज भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमने सही गाइड किया होगा आपको। अगर आप लोग ये समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।